एक चौंकाने वाले कदम के रूप में हिजबुल्लाह के सदस्यों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे संचार उपकरणों और पेजरों को मोबाइल विस्फोटक उपकरणों में तब्दील कर दिया गया। जो उपकरण इसराइल की सर्विलांस से बचने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, वही उसे इस्तेमाल करने वालों के हाथों में फट गए। नतीजतन दर्जनों मौतें हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। लेबनान की सरकार ने इन हमलों के लिए इसराइल पर आरोप लगाया है। लेबनान ने इसे इसराइल की आपराधिक आक्रामकता बताया है, तो वहीं हिजबुल्लाह ने उचित बदला लेने की कसम खाई है। इसराइल की ओर से इन आरोपों पर टिप्पणी आना बाकी है, लेकिन कुछ इस्राएली मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि कैबिनेट ने अपने सभी मंत्रियों को इस पूरे मामले पर किसी भी तरह की बयानबाजी से बचने की हिदायत दी है। आमतौर पर इसराइल हिजबुल्लाह से जुड़ी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखता है, जिससे ये संकेत मिलते हैं कि ताजा हमले दोनों पक्षों के बीच जारी मौजूदा संघर्ष का हिस्सा हो सकते हैं। अगर इसराइल इन हमलों के लिए जिम्मेदार है, तो ये उसके सबसे चौंकाने वाले और प्रभावी अभियानों में से एक होगा। मोसाद, जो इसराइल की खुफिया एजेंसी है, ने कई प्रसिद्ध अभियानों को अंजाम दिया है। इन अभियानों ने मोसाद को एक अत्यधिक कुशल और प्रभावी खुफिया संगठन के रूप में स्थापित किया है। इन अभियानों में कई बार दुस्साहसिक और जोखिम भरे कदम उठाए गए, जो मोसाद की कार्यशैली की पहचान बन चुके हैं। 1960 में नाजी ऑफिसर एडोल्फ आइशमन का अर्जेंटीना से अपहरण करना मोसाद की प्रसिद्ध खुफिया सफलताओं में से एक है। आइशमन पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय यहूदियों के उत्पीड़न और हत्या के आरोप थे। यहूदियों के जनसंहार में उनकी अहम भूमिका मानी जाती थी। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी ने लगभग 60 लाख यहूदियों का कत्ल कर दिया था, लेकिन खुद पर लगे आरोपों से बचने के लिए कई देशों के बीच घूमते हुए आइशमन अर्जेंटीना में बस गए। लेकिन मोसाद के 14 एजेंटों की टीम ने उनका पता लगाया, उन्हें अगवा किया और इसराइल ले आए। इसराइल में आइशमन पर मुकदमा चलाया गया और अंततः उन्हें मौत की सजा दे दी गई। युगांडा में साल 1976 में चलाया गया एंतेबे ऑपरेशन इसराइल के सबसे सफल सैन्य अभियानों में से एक माना जाता है। इस अभियान के लिए मोसाद ने खुफिया जानकारियां मुहैया कराई, जबकि इस्राएली सेना ने इस अभियान की कमान संभाली। पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन के 2 सदस्य ने जर्मनी के 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर पेरिस जा रहे विमान को हाईजैक कर लिया और फिर युगांडा ले गए। उन्होंने यात्रियों और क्रू को एंतेबे एयरपोर्ट पर बंधक बनाए रखा। इसराइली कमांडोज ने हवाई अड्डे पर हमला कर बाकी बचे 100 इसराइली और यहूदी बंधकों को बचाया था। इस दौरान 3 बंधकों के अलावा युगांडा के कई सैनिकों और लीड कमांडो योनाथन नेतन्याहू, जो कि इसराइल के मौजूदा प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के भाई थे, की मौत हुई थी। ऑपरेशन ब्रदर्स 1980 के दशक में एक अभूतपूर्व अभियान के तहत मोसाद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मेनाकेम बेगिन के दिशा निर्देशों पर चलते हुए 7,000 से अधिक इथियोपियाई यहूदियों को सूडान के रास्ते गोपनीय तरीके से इसराइल पहुंचाया। इसके लिए मोसाद ने एक फर्जी डाइविंग रिजॉर्ट का सहारा लिया। सूडान दरअसल अरब लीग का दुश्मन देश था, इसलिए गुपचुप तरीके से काम करते हुए देश के लाल सागर तट पर मोसाद एजेंटों ने एक रिजॉर्ट बनाया और इसका इस्तेमाल अपने बेस के तौर पर किया। दिन में ये एजेंट होटल के स्टाफ के तौर पर रहते थे और रात में ये पड़ोसी देश इथियोपिया से चलकर आए यहूदियों को हवा या समुद्री मार्ग से अवैध तरीके से इसराइल भेजते थे। ये अभियान कम से कम 5 सालों तक चला और जब तक इससे पर्दा उठता, तब तक मोसाद के एजेंट वहां से बचकर जा चुके थे। म्यूनिख ओलंपिक में हुए अपहरणों का बदला। वर्ष 1972 में फलस्तीनी चरमपंथी गुट ब्लैक सितंबर ने म्यूनिख ओलंपिक में गए इसराइली ओलंपिक टीम के 2 सदस्यों की हत्या कर दी थी और 9 अन्य को अगवा कर लिया था। लेकिन उस वक्त के पश्चिमी जर्मन पुलिस के असफल ऑपरेशन के बाद खिलाड़ियों की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद के सालों में मोसाद ने महमूद हमशारी समेत उन लोगों को निशाना बनाया जिन पर इस हमले में शामिल होने का संदेह था। हमशारी के पेरिस स्थित घर में लगे फोन में एक विस्फोटक उपकरण लगाया गया था। इसमें धमाके में हमशारी का एक पैर उड़ गया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। याहिया आयाश के फोन में विस्फोटक लगाकर हत्या। साल 1996 में भी एक ऐसे ही अभियान के तहत हमास के एक प्रमुख बम बनाने वाले याहिया आयाश की मोटोरोला अल्फा मोबाइल फोन में 50 ग्राम विस्फोटक लगाकर हत्या की गई थी। आयाश हमास की सैन्य इकाई के एक अहम नेता थे।
उन्हें इस्राएली ठिकानों पर मुश्किल हमलों को अंजाम देने में इस्तेमाल होने वाले बम बनाने के लिए जाना जाता था। इसी वजह से वह इस्राएली सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर भी आए और इसराइल में मोस्ट वांटेड बने। साल 2019 के आखिरी महीनों में इसराइल ने इस हत्याकांड से जुड़ी जानकारियों को सार्वजनिक करने पर रोक को हटाया और इसराइल के चैनल 13 टीवी ने आयाश की अपने पिता को की गई आखिरी फोन कॉल की रिकॉर्डिंग प्रसारित की। हमशारी और आयाश दोनों की हत्याएं टारगेट किलिंग के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लंबे इतिहास को दिखाती हैं। महमूद अल मबहू गला घोंटा गया। साल 2010 में हमास के सीनियर मिलिट्री लीडर महमूद अल मबहू की दुबई के होटल में हत्या की गई। शुरुआत में लगा कि उनकी मौत प्राकृतिक है, लेकिन कई फुटेज खंगालने के बाद आखिर में दुबई पुलिस ने हत्या करने वाली टीम का पता लगा लिया। पुलिस ने बाद में यह बताया कि अल मबहू को बिजली के झटके दिए गए और फिर उनका गला घोंटा गया। शक की सुई मोसाद पर गई, जिसके बाद संयुक्त राज्य अमीरात के साथ कूटनीतिक तनाव बढ़ा। इसराइली राजनयिकों ने दावा किया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो इस हमले में मोसाद की भूमिका की पुष्टि करता हो। हालांकि उन्होंने इन हमलों में भूमिका होने के दावों को खारिज भी नहीं किया, जो कि आमतौर पर इसराइल की नीति के अनुरूप ही है। इसराइल ऐसे मामलों में हमेशा अस्पष्टता बनाकर रखता है। ऑपरेशन जिनमें असफल रहा मोसाद। बहुत सारे सफल अभियानों के बावजूद मोसाद को कई बार असफलताओं का सामना भी करना पड़ा है। इन्हीं में से एक ऑपरेशन 1997 में खालिद मिशाल की हत्या करने का प्रयास था। इस घटना से एक कूटनैतिक संकट पैदा हो गया था। खालिद मिशाल हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख थे और उन्हें जॉर्डन में जहर देकर मारने का प्रयास किया गया था। यह मिशन असफल रहा क्योंकि जहर देने वाले इस्राएली एजेंट पकड़ गए। इसके बाद इसराइल को मिशाल को दवा देकर बचाना पड़ा। मोसाद के उस वक्त के प्रमुख डेनी यातोम खुद जॉर्डन गए और मिशाल को बचाने के लिए एंटीडोट दिया। इस घटना ने जॉर्डन और इसराइल के बीच रिश्तों में बड़ी दरार पैदा कर दी थी। हमास नेता महमूद अल जहार। साल 2003 में इसराइल ने उन्हें मारने के लिए गजा शहर के एक घर पर हवाई हमला किया था। अल जहार तो इस हमले में बच निकले, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे सहित कई लोग मारे गए। हवाई हमले में अल जहार का घर जमींदोज हो गया। लावोन अफेयर। साल 1954 मिस्र को इसराइल के ऑपरेशन सुजेना की भनक लग गई। इस ऑपरेशन के तहत मिस्र में अमेरिकी और ब्रिटिश ठिकानों में बम लगाना था ताकि वो स्वेज नहर विवाद के लिए वहां से अपनी सेनाएं वापस न हटाएं। इस घटना को लावोन अफेयर के नाम से जाना जाता है। ये नाम उस समय के इस्राएली रक्षा मंत्री पिनहास लावोन के कारण इस ऑपरेशन को दिया गया था। बताया जाता है कि यह सारा ऑपरेशन उन्हीं की योजना थी। इसके अलावा मोसाद को गोपनीय जानकारियां जुटाने में भी कई बार असफलता मिली है। योम किप्पुर की जंग। साल 1973 में हुई इसराइल अरब जंग में इसराइल सेना अक्टूबर 1973 में स्वेज नहर पार कर मिस्र पहुंची थी, लेकिन पीछे से 6 अक्टूबर 1973 को मिस्र और सीरिया ने अचानक इसराइल पर हमला बोल दिया ताकि वो सिनाई प्रायद्वीप और गोलान हाइट्स को अपने कब्जे में ले सके। ये हमला यहूदी त्योहार योम किप्पुर के दिन हुआ था और इसराइल को इस हमले की योजना के बारे में पहले से कोई इंटेलिजेंस नहीं थी। अचानक एक तरफ से मिस्र और दूसरी तरफ से सीरिया ने इसराइल पर बोल दिया और जंग के 2 फ्रंट खुल गए। मिस्र की सेना ने स्वेज नहर पार की और सीरिया की सेना गोलान हाइट्स के रास्ते इसराइल में दाखिल हो गई। इस जंग में सोवियत यूनियन ने सीरिया और मिस्र की मदद की और अमेरिका ने इसराइल की सहायता की। इसराइल ने दोनों देश की सेना हरा दिया और 25 अक्टूबर को यह युद्ध खत्म हो गया। इसे ठीक 4 दिन पहले संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पारित हुआ था जिसमें युद्ध रोकने का आह्वान किया गया था। 7 अक्टूबर 2023 के हमले। योम किप्पुर युद्ध के लगभग 50 साल बाद एक बार फिर इसराइल को अचानक हुए हमलों ने चौंका दिया। 7 अक्टूबर 2023 को गजा बॉर्डर को पार करते हुए हमास ने इसराइल पर हमला किया और इसराइली अधिकारियों के मुताबिक इसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकांश नागरिक थे। इसके अलावा उस दिन करीब 251 लोगों को हमास के लड़ाके गजा में बतौर होस्टेज उठाकर ले गए। इस हमले की पूर्व जानकारी न होने में मोसाद की विफलता को एक बड़ी चूक माना गया। कुछ जानकारों ने इसे इसराइल हमास से निपटने की नीति में इसे एक कमजोरी के तौर पर देखा गया। हमास के हमले के जवाब में इसराइल ने गजा पट्टी के खिलाफ जंग छेड़ दिया।
गजा के हमास नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस्राएली हमले में अब तक 40,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं और मरने वालों में अधिकतर आम लोग हैं।